वेलकम बैक बच्चों। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप अपने यूपी बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल द वीकेएम पर एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि जल्द ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बैच की स्टार्टिंग करने वाला हूँ और इस बैच का नाम था सफलता बैच। और ये स्पेशली जो बैच था ये क्लास 10th के बच्चों के लिए था, क्योंकि क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिन्हें कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन करने में, और वो सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली मैथ और साइंस। तो दोस्तों इस बैच के अंदर, इस सफलता बैच के अंदर हम लोग क्लास 10th की मैथ और साइंस सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको इस बैच के बारे में पूरी जानकारी होगी, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार फिर से मैं आपको इस वीडियो में पहले इस बैच के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस बैच के अंदर स्पेशली मैथ और साइंस पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मैथ बेस्ड है, यानी मैथ सब्जेक्ट के बारे में ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैथ होगा उससे हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। मैथ की जो प्रिपरेशन होगी बच्चों वो चैप्टर वाइज करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा, हम 10 इयर्स के क्वेश्चन लगाएंगे, 10 इयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यानी मैथ में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, पहले हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे और इसके बाद वास्तविक संख्याएं से जितने भी क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज प्लस 10 इयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे सभी चैप्टर्स इजिली तैयार हो जाएंगे। ये मैं अपने तरफ से करने वाला हूँ। अब इसके बाद आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके आपको सोल्यूशन चाहिए होंगे, कुछ डाउट्स होंगे, तो वो आप कैसे पूछोगे? तो इसके लिए देखिए दो ऑप्शन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर अपने डाउट्स पूछने हैं, पहला आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है बच्चों, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9369937331 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जब आप हमसे कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी क्वेश्चन करके हमसे पूछेंगे तो उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर हमारे द्वारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथ्स और साइंस को प्रिपेयर करेंगे। तो फाइनली अब मेरा आपसे वादा है कि ये जो क्लास होगी हमारी, ये आज से और फाइनल एग्जाम तक, आपका जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th का एग्जाम है, एग्जाम तक ये ऐसे ही रेगुलर बेस पे चलेंगी। और इसके साथ आपको मुझे एक वादा करना पड़ेगा कि आप भी हमारी क्लासेस को डेली देखेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद देखोगे कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, और जो क्वेश्चंस मैं आपको इन वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ और आने वाले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हमारे इस बैच को, सफलता बैच को, और अपने क्लास 10th के एग्जाम में भी हम लोग सफल होते हैं बढ़िया मार्क्स के साथ। तो बच्चों मैथ में जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब क्योंकि इस चैप्टर में संख्याओं की बात हो रही है, चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्याएं है, तो सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और इन संख्याओं के बारे में हमें बहुत पहले से ही बताया जाता है, क्लास 3-4 से ही समझाया जाता है, बट बहुत सी चीज़ें हमें भूल जाती हैं। और ये हमारा रिवीजन बैच है, तो एक बार क्विक रिवीजन हम जरूर इन संख्याओं के बारे में कर लेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित आपके क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर संख्याओं की बात करें तो जो पहली संख्या है बच्चों वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? बहुत सिंपल सी ये क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो किन्हीं वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मेरे सामने ये एक चौक है और एक ये है, दो चौक है, तो इनको काउंट करने के लिए मैंने क्या यूज किया? 1 और 2। तो जिन संख्याओं की मदद से हम किसी वस्तुओं को गिनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और बच्चों प्राकृतिक संख्याओं को जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? 1 से, यानी 1
2 3 4 5 6 7 एंड ऐसे ही अनंत तक चलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। इसके बाद जो दूसरी संख्या है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसी चीज को गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये 1 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों वो 1 से स्टार्ट होती हैं। अब इसी में अगर पूर्ण संख्या, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पूर्ण संख्या। तो दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्याओं में ही, अगर प्राकृतिक संख्याओं में ही आप 0 इंक्लूड कर देते हो तो वो संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको। प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। यानी आप कह सकते हो इनडायरेक्टली कि ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, या नॉर्मली आपको पता भी होना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी नहीं पूछी जाती है, सबसे छोटी पूछी जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी, तो आपका आंसर होगा 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपका आंसर होगा 0, क्योंकि आपको भी पता है टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे जो कि आपको OMR सीट पर सॉल्व करने होंगे। तो उन 20 में से आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो तीसरी संख्या है वो है बच्चों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, अभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अभी आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब नेक्स्ट जो है वो है पूर्णांक संख्याएं। तो बच्चों पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और बीच में कौन होता है, 0। ठीक है, और 0 के राइट साइड में कौन होता है, धनात्मक संख्या, यानी +1 +2 +3 +4 एंड डैश डैश डैश, ऐसे करके ये अनंत तक जाएगा। इसी तरीके से 0 के लेफ्ट साइड में कौन होगा, -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही डैश 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 अनंत तक। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, सिंपल आप क्या बोलोगे भैया, सभी ऋणात्मक संख्याएं। क्या मैंने बोला, सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और बीच में कौन है, बीच में कौन है, 0। और 0 क्या है, ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यानी केवल 0 ही एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो, पूर्णांक संख्या है जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। राइट साइड में क्या होता है, यानी 0 के राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, RHS राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट साइड में आपके क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या। आई होप आपको इन तीनों संख्याओं के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सही है या गलत। तो देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आप कह सकते हो 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, 0 से अनंत तक की संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो भी पूर्ण संख्याएं हैं ये सभी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं ये सभी क्या होती हैं,
पॉजिटिव होती हैं। लेकिन अभी नीचे आपने क्या पढ़ा कि जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो तो पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, पॉजिटिव नंबर्स को पूर्ण संख्या कहते हैं। जितनी भी पॉजिटिव संख्या है वो सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, और जितनी भी पॉजिटिव संख्या है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी पॉजिटिव जितनी भी संख्या है वो भी क्या है, पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक भी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है नहीं। पूर्ण संख्या क्या होती है, केवल पॉजिटिव नंबर को ही पूर्ण संख्या कहते हैं, और जबकि पूर्णांक क्या होती है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगली जो संख्याएं हैं उनमें पहली संख्या है सम संख्या। सम संख्या, अब सम संख्या क्या होती है? देखिए ऐसी संख्याएं आप इन्हें दो तरीके से समझ सकते हो। ऐसी संख्याएं जो दो से क्या होती हैं, दो से विभाजित हो जाएं। ठीक है, जो दो से विभाजित हो जाए यानी दो से जो कट जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या तो आप कह सकते हो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आप दोनों तरीके से समझ सकते हो कि वह संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं और या तो उनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे सम संख्या कहते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा जैसे 8, 4, 3, 6। अब ये बताओ ये सम है या विषम है? तो आपको पूरा नंबर नहीं देखना, केवल लास्ट डिजिट देखो। लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सम संख्या है। मैंने यहाँ पे लिखा 8090, तो क्या ये सम है? तो आप लास्ट डिजिट डायरेक्ट देखोगे तो क्या है, 0। इसका मतलब यह एक सम संख्या है। ठीक है, इसके जो अगली संख्या है वो है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्याएं क्या होती हैं? देखो सिंपल, जैसे आपने सम संख्या को क्या बोला कि वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, पूर्ण विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट, यानी वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है बच्चों, एक तरीका आपका यह है कि यदि ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई के अंक यानी अंतिम वाला अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक विषम संख्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 7385। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप डायरेक्ट लास्ट वाली डिजिट देखिए और बताइए क्या है। तो लास्ट में हमने क्या देखा, 5, तो इसका मतलब क्या है, ये एक विषम संख्या है। मैंने एक और यहाँ पे लिखा 8435, ये क्या हो गया, ये भी एक विषम संख्या होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट हमें सिंपल देखना है। अगर लास्ट की डिजिट इनमें से कुछ भी हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह एक विषम संख्या है। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर फिर से लिखा है 9369937331। अब ये देख के आपको बताना है कि भाई ये सम है या विषम है। जो मेरा मोबाइल नंबर है ये सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप बोलोगे भाई ये विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गई। ठीक है, आई होप आपको सम और विषम समझ में आ गया होगा, और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब जो हमारी नेक्स्ट संख्या है वो है भाज्य संख्याएं।
अब भाज्य संख्या क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भाज्य संख्या से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, भाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं। वे संख्या जो खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। ठीक है, यानी वे संख्या जो खुद से तो कटेगी लेकिन खुद के अलावा भी दूसरी संख्याओं से कटेगी, उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4। अब देखिए 4 क्या है, किससे कट रहा है? 4 1 से तो कटेगा ही, क्योंकि 1 तो सभी नंबर्स में आएगा। इसके अलावा 2 से, और इसके अलावा ये 4 से। यानी जब ऐसे आप देखोगे तो जो 4 है ना, वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, भाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं से कटे। तो खुद कौन है? 4 से ये खुद कट रहा है, ठीक है, 4 से तो खुद को काट दे रहा है, और खुद के अलावा भी ये 2 से कट रहा है, ठीक है। और 1 को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि 1 सब में आ जाता है, तो 1 को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो भाज्य संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 8। अब ये 8 भाज्य संख्या है कि नहीं? तो देखो 8 किससे किससे कट रहा है? आप देखो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। देखो खुद के अलावा, यानी खुद से कट रहा है ना, 8 से कट रहा है, जो 8 है वो 8 से कट रहा है, और इसके अलावा भी ये 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 है वो खुद के अलावा भी दूसरी संख्याओं से कट रहा है, इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25। जो 25 है वो किससे किससे कटेगा? वो 5 से ही कटेगा, है ना, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा। और मैंने भाज्य संख्या क्या बताया कि वह संख्या जो खुद के अलावा भी अन्य संख्याओं से कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो ये देखो 25 से 25 खुद से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा भी ये 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? यह एक भाज्य संख्या है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 2। अब ये बताओ ये भाज्य है कि अभाज्य? अगर आपके ऑप्शन में एग्जाम में दे देगा तो बहुत से बच्चे इसको भाज्य समझ के टिक लगा देंगे, और वहीं पे ये गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने क्या बताया, वह संख्या जो खुद के अलावा अन्य संख्या से कटे। तो यहाँ पे 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और 2 खुद से कटेगा। तो 1 को तो देखो काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो 1 है ना वो सब में होता है। तो इसके अलावा आप देखो इसे, ये 2 से कट रहा है, जो 2 है वो 2 से कट रहा है, लेकिन क्या ये 2 के अलावा किसी से कट रहा है? नहीं, ये 2 जो है वो 2 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, इसीलिए 2 क्या हो गया? एक अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो 2 है बच्चों, जो 2 है वह एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। आप बोलोगे 1 से कट रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं 1 काउंट नहीं होता, 1 सब में रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? आपकी भाज्य संख्या 2 नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो अगली संख्या है वो क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होंगे? जस्ट इसी का अपोजिट, यानी वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी से नहीं कटती। याद रखिएगा, वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी से नहीं कटेंगी, किसी से नहीं कटती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो खुद के अलावा किसी संख्याओं से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं?
अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 23, 17, 19, 29, 31, 37। अब ये बताओ क्या ये संख्याएं किन्हीं संख्याओं से कट रही हैं? कोई ऐसी संख्या है जो इन सभी को काट दे? 23 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 17 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 19 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 29 भी किसी संख्या से नहीं कटने वाला, 31 भी किसी से नहीं कटेगा, 37 भी किसी से नहीं कटेगा। यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल खुद से कटेंगी। 23 1 जा 23, 17 1 जा 17, 19 1 जा 19, 29 1 जा 29, 31 1 जा 31, 37 1 जा 37। यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के अलावा किसी से नहीं कटेंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। जो नेक्स्ट संख्या है बच्चों वो है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं। अब ये सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, अभी आपने भाज्य संख्याएं पढ़ा, अभाज्य संख्याएं पढ़ा। आई होप आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? देखिए, एक तरह से सहभाज्य संख्या ना जोड़ा होता है, ये पेयर होता है, जोड़ा होता है। अब कैसा जोड़ा? देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 17 और 25। ठीक है, अब देखो क्या ऐसी कोई संख्या है जो 17 को भी काट दे और 25 को भी काट दे? क्या ऐसी कोई संख्या है? नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं। जो 25 होगा बच्चों ये 5 से तो कटेगा, जो 25 होगा ये 5 से तो कट रहा है, लेकिन 17 नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो ये क्या है? एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, और मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 12 मैंने लिखा, और 12 के साथ क्या हो गया? आप लिख सकते हो यहाँ पे 25, 12 25। ठीक है, अब देखो जो 12 है ना बच्चों ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, और 12 खुद से भी कटता है। और अगर बच्चों 25 की बात करें तो 25 किससे कटेगा? 5 से कटेगा, और 25 खुद से कटेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे ऐसी कोई संख्या है इसके पास और इसके पास जो दोनों को काट दे? 2 से ये कट रहा है बट ये नहीं कट रहा है, 3 से 12 कट रहा है बट ये नहीं कट रहा है, 4 से 12 कट रहा है लेकिन 25 नहीं कट रहा है। यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 25 दोनों को काट दे। तो इसका मतलब ये जो है ये एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, और भी जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10, और 10 के बाद आपका हो गया 35। तो क्या ये सहभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे नहीं, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 10 जो है वो 5 से कटेगा, और 5 से 35 भी कटेगा। 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी 5 से ये दोनों कट रहा है, जा रहा है। इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है। ठीक है, और मैंने जैसे लिखा यहाँ पे 13 और 23, क्या ये सहभाज्य संख्या है? तो आप खुद बताओ, क्या ऐसी कोई संख्या है जो 13 और 23 दोनों को काट दे? ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 13 और 23 दोनों को काट दे, इसीलिए ये क्या होगी? ये सहभाज्य संख्या होगी। आई होप आपको सहभाज्य संख्या भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? देखिए, वह संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। क्या मैंने बोला? जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ये तो सबको याद रहता है कि p बाई क्यू के रूप में जो लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपको ये 2 कंडीशंस होती हैं जो लगाई जाती हैं। पहली, p और q क्या होने चाहिए? कोई भी पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो p और q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और
जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा p बाई क्यू इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 2/3, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपका आंसर आएगा हाँ बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर क्या है, 2 है, 2 एक पूर्णांक संख्या है, 3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, यानी p भी पूर्णांक हो गया, q भी पूर्णांक हो गया, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए। q कुछ भी हो जाए बट 0 नहीं होना चाहिए, और q कहाँ होता है, नीचे। तो q कुछ भी हो जाए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 0 है? नहीं, यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। और मैंने लिखा 10 बटे मैंने 7 लिखा, क्या ये परिमेय संख्या है? आप बोलोगे बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो भाई p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, क्योंकि p ऊपर होता है, q नीचे होता है, तो ऊपर भी पूर्णांक संख्या है और नीचे भी पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, और 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब मैंने अगर आपसे पूछा कि क्या 4/0 ये पूर्णांक संख्या है, तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए कि नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, p और q पूर्णांक तो है, चलो ये हमने मान लिया कि 4 एक पूर्णांक संख्या है और 0 भी पूर्णांक है। ठीक है, 4 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, यानी पहली कंडीशन तो सही है। लेकिन जब आप दूसरी कंडीशन देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो क्या है, q इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 है, क्योंकि q नीचे होता है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसी को हम लिख दें 0/4, तब क्या ये परिमेय संख्या है? तब आपका आंसर तुरंत आएगा कि हाँ ये परिमेय संख्या है। क्यों है? देखो ऊपर हमने देखा p की जगह पे पूर्णांक है, हाँ क्योंकि 0 पूर्णांक होता है, 4 नीचे है, 4 भी क्या है, पूर्णांक है, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह पूर्णांक है। और इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। और जब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे q 0 नहीं है, यानी नीचे 0 नहीं है, q 0 नहीं है, और अगर भाई q 0 नहीं है तो यह एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यानी यह एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, सिंपल सा है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आप याद रखो, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या की पहचान याद रखना, वो अंडर रूट में रहती हैं। जैसे √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 ये क्या है, अपरिमेय। √5 ये क्या है, अपरिमेय। √7 ये क्या है, अपरिमेय। √8 ये क्या है, अपरिमेय। यानी जो भी संख्या रूट में है ना वो सारी अपरिमेय संख्या। √4 क्या ये अपरिमेय है? नहीं, ये परिमेय है। √9 क्या ये अपरिमेय है? नहीं, ये परिमेय है। अब आप पूछोगे यार ये क्या हो गया, अभी तो आपने बोला कि जितनी संख्या है रूट में है वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। जितनी भी संख्या रूट में होती है वो सभी क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय है तो ये दोनों भी तो आपके रूट में ही है, फिर ये दोनों परिमेय कैसे हो गई? तब आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये जो 4 होता है ये क्या है, ये 2 का वर्ग है, यानी 2 गुणे 2, और ये रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, और 2 क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरीके से जो 9 है इसको क्या लिखोगे आप, 3 गुणे
3, और जब ये 2 अंदर से 1 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या होगा एक परिमेय संख्या। यानी आपको बस इतनी चीजें ध्यान देनी है कि ये अगर संख्याएं रूट के अंदर किसी का वर्ग होता है तो वो अपरिमेय नहीं होगा, तब वो परिमेय होगा। जैसे रूट 25 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 5 का वर्ग है। रूट 36 ये क्या है, 6 का वर्ग है, इसीलिए रूट 36 परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे मैं लिख दूं रूट 35 तो ये क्या होगी, ये अपरिमेय होगी, तब ये अपरिमेय होगी। क्यों? क्योंकि रूट 35 किसी का वर्ग नहीं होता। अगर मैं लिख दूं रूट 37 तो ये भी अपरिमेय होगा, क्योंकि रूट 37 किसी का वर्ग नहीं होता। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं रूट 81 तो ये क्या होगी, ये परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि 9 9 81, ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जो अगला पॉइंट है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो पॉइंट है वो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। अब देखिए बच्चों, जो दशमलव प्रसार होता है ना वो 2 तरीके से होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है बच्चों शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। एक होता है बच्चों शांत और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5/2, तो मैंने क्या किया, 5 को 2 से भाग दिया, यानी 2 से मैंने 5 में भाग दिया, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, यानी 2 बार में 4 हो गया। और ये 1 और यहाँ पे डेसिमल लगेगा और 1 0 पढ़ा तो ये 5 बार में पूरा कट गया। देखो भाई अब भाग दे रहे तो आपको आना चाहिए, अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है फिर आपका पढ़ना। ठीक है। और जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हमने लिखा जैसे 10/4। ठीक है। अब इसका भाग देते हैं तो ये 4 हो गया और ये 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और नीचे ये 8 में से 10 में से 8 गया 2, और देखो अब क्या हो रहा है डेसिमल लगेगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, तो 0, तो 4 पंचे 20, भाग तो देखो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देख लो पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी ये क्या एक तरह से शांत दशमलव प्रसार है। यानी ऐसे परिमेय संख्या जिसको भाग देने पे ना ये पूरा पूरा कट जाए, और लास्ट में हम कह सकते हैं जो शेषफल होगा बच्चों, ये याद रखो, जो शेष होगा वो क्या आ जाए 0। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। फिर से मेरी बात रिपीट करिए, जब हम भाग देते हैं और भाग देने पर क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा शांत दशमलव प्रसार क्या कहते हैं। जब भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जिनको भाग देने पर 0 नहीं आता उन्हें हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार बच्चों 2 प्रकार से होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। ठीक है। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, इसका पूरा नाम है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो मैंने शॉर्ट में बस लिख दिया है आवर्ती, इसका पूरा नाम है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। फिर से सुन लो, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और इसका पूरा नाम क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार।